नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि यूपी पीसीएल टीजी2, यूपी आर्मिनल टीजी2, पंजाब पीसीएल, बिहार पीसीएल और एमपी पीजीसीएल, या सेंट्रल में आप ले लीजिए सेल, इसरो, डीआरडीओ, इन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें रखे गए हैं, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों, अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर नहीं जा सकते तो यहाँ पर मैं वीडियो के अंत में लिंक लगा दूँगा, वो उस पर आप क्लिक करके आसानी से वीडियो देख सकते हैं। इस प्रकार आपका 4 लिंक इस प्रकार दिखेंगे। आप यहाँ पर प्लेलिस्ट पर ओके कर देंगे तो आपका निश्चित ही पूरा प्लेलिस्ट आपके सामने खुलकर आ जाएगा और आप अपनी तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज का हमारा प्रश्न है, जैसे कि क्यों विद्युत की मात्रा जानने का सूत्र क्या है? सही उत्तर जो कि क्यों बराबर आई टी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्यों बराबर आई टी, यानी आवेश बराबर धारा गुणे समय होता है, या आप क्यों बराबर एन ई बोल सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि इस प्रकार है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, प्रतिरोध का पारस्परिक मात्रा प्रतिरोध का पारस्परिक है। सही उत्तर जो कि चालकता का पारस्परिक है। व्याख्या के माध्यम से मैं आपको बता दूं, जो कि इस प्रकार दिया गया है। जैसे कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होती है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जबकि चालकता का मात्रक जो है मोह या सीमेन बोल सकते हैं। आर बराबर रो एल अपान ए होता है, जबकि चालकता सिग्मा ए अपान एल होता है। जो कि इस सभी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि ए आपका चालक का क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है और एल लंबाई, चालक की लंबाई पर, रो आपकी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध पर, और सिग्मा जो होता है विशिष्ट चालकता पर निर्भर करता है इसकी। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 60 वाट और 25 वाट के दो लैंप समान वोल्टता के अनुमत में 25 वाट लैंप का प्रतिरोध डैश डैश है। सही उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर सी 60 वाट लैंप से ज़्यादा हो। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जो कि समान वोल्टता 60 वाट तथा 25 वाट के दो लैंप हैं, तो 25 वाट के लैंप का प्रतिरोध 60 वाट के लैंप से अधिक होगा, जो कि आर बराबर वी स्क्वायर अपान पी होता है। 25 किलो ओम और 0.5 वाट प्रतिरोध की वोल्टेज रेटिंग ज्ञात कीजिए। जैसा कि फार्मूला होता है आपका P बराबर वी स्क्वायर अपान आर होता है, जो कि P का मान 0.5 दिया गया है, और रजिस्टेंस आपका 5 किलो ओम, जो कि इसे बदलेंगे तो 5000 ओम हो जाएगा। वी स्क्वायर बराबर P इंटू आर होता है। यहाँ पर मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका 50, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि किसी सर्किट में वोल्टेज घटाकर आधा और प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाता है तो करंट डेड डैश हो जाएगा। सही उत्तर जो कि 1/4 हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर है। जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि आई बराबर वी अपान आर होता है, जो कि वी बराबर वी, यानी वोल्टेज को आधा करेंगे तो इस प्रकार रखें, और प्रतिरोध को दोगुना करेंगे तो यही फार्मूले पर मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका 1/4 इसका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि देख सकते हैं आप, 250 वोल्ट पर मूल्यांकित 500 वाट और 200 वाट के दो बल्बों का प्रतिरोध अनुपात डैश डैश होगा। सिंपल सा है, जो कि यहाँ पर दोनों का P बराबर वी स्क्वायर अपान आर होता है। ये दोनों का मान यहाँ पर रखेंगे, वी स्क्वायर का मान और यहाँ पर P का मान, यानी आर बराबर वी स्क्वायर अपान P, यहाँ पर मान रखेंगे दोनों का अनुपात निकालेंगे तो आपका 2.5 आ जाएगा। जो कि इस प्रकार मैं आपको बता देता हूँ, जो कि डिस्क्रिप्शन के माध्यम से। यहाँ पर आर वन बराबर वी स्क्वायर अपान P1, और इस प्रकार दोनों का मान रखेंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इस प्रकार सॉल्यूशन कर लेंगे तो आपका 2.5 आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया, त्रिकला डेल्टा संबंधन में लाइन वोल्टता डैश डैश है। सही उत्तर फेज, यानी कला वोल्टता के समान होती है। जैसा कि त्रिकला डेल्टा संबंधन में लाइन वोल्टता
फेज वोल्टता के समान होती है तथा लाइन धारा फेज धारा की √3 गुना होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि 3 संधारित्रों की धारिता 1:2:3 में है और उसके आर पार वोल्टता का अनुपात 3:2:1 है, तो संधारित्र में ऊर्जा भंडारण का अनुपात कितना होगा। फार्मूला होता है 1/2 CV² होता है, जो कि यहाँ पर धारिता आपकी दी गई है और वोल्टेज दिया गया है। यहाँ पर दोनों का मान रखेंगे, जो कि तीनों का मान लो तीन वैल्यू रखेंगे, C1 × C2 मतलब C1 V1 का स्क्वायर, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान दिया भी गया है। आप इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 9:8:3 यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर निकल कर आ जाएगा, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम चालकता होती है। सही उत्तर चांदी में जो है उच्चतम चालकता होती है। चलिए, जो कि चांदी में उच्चतम चालकता होती है, जो कि इसकी चालकता होती है 6.30 × 10⁻7 होती है। तांबा के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 5.96 × 10⁻7 होती है। सोना के लिए 4.11 × 10⁻7 होती है। एल्युमिनियम के लिए 3.5 × 10⁻7 होती है। लोहा के लिए 1.00 यानी 1 × 10⁻7 होती है। 12 ओम के प्रतिरोध 0.15 हेनरी के प्रेरण और 100 माइक्रोफैरड के संधारित्र युक्त एक श्रेणी RLC परिपथ 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आपूर्ति के साथ श्रेणी में संयोजित है, तो प्रेरक की प्रतिघात ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपका फार्मूला होता है प्रतिघात बराबर XL बराबर 2πfL होता है। यहाँ पर पूरा मान रखेंगे तो यहाँ पर आपका 47.13 निकल कर उत्तर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपको धारती प्रतिघात निकालना तो XC बराबर 1/2πfC होता है, जो कि यहाँ पर धारती प्रतिघात निकालने के लिए यहाँ पर 31.83 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर प्रतिघात पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इस प्रकार आप फार्मूले पर, जैसे कि प्रतिबाधा निकालना, तो इस प्रकार फार्मूला लगाकर यहाँ पर प्रतिबाधा भी निकाल सकते हैं, जो कि इसका उत्तर ये होगा। चलिए, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, प्रतिघात आपका 47.13 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका प्रश्न दिया गया है, यदि 10 ओम का प्रतिरोध और 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र यानी कैपेसिटर 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, तो सर्किट का कैपेसिटर रिएक्टेंस होगा। चलिए, कैपेसिटर रिएक्टेंस जो होता है आपका यानी XC यानी आपका यानी कैपेसिटेंस दिया गया है, यहाँ पर आपका दिया गया है, जो कि धारिता दी गई है और फ्रीक्वेंसी दी गई है, वोल्टेज दिया गया और रेजिस्टेंस दिया गया है। फार्मूले पर मान आपको रखना है, जो कि XC बराबर 1/2πfC होता है। फार्मूले पर मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3184.71 इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल C सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, किसी परिपथ में प्रेरित तथा धारिता प्रतिघात क्रमशः 6 ओम व 8 ओम है, तो उसकी प्रभावी प्रतिबाधा डैश है। प्रतिबाधा निकालने के लिए फार्मूला होता है x बराबर XL माइनस XC का होल स्क्वायर, जो कि इधर भी स्क्वायर होता है, इधर का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, जो कि यहाँ पर मान रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 2 ओम आ जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि RLC श्रृंखला परिपथ बनाने के लिए प्रतिरोध 6 ओम धारिता प्रतिघात और 10 ओम और प्रेरण प्रतिघात 2 ओम से जुड़ा हुआ है, तो परिपथ का प्रतिबाधा और ऊर्जा घटक होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर ये फार्मूला अभी मैंने बताया, जो कि R बराबर, जो कि R यानी रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का कितना दिया, जो कि इस प्रकार मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, जो कि इस प्रकार यहाँ पर 10 दिया गया। फिर आगे निकालेंगे प्रतिबाधा R/Z होता है, यानी Z का मान यहाँ पर 10 आया, तो यहाँ Z है, 2 नहीं है, Z है, Z का मान यहाँ पर रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 0.8 लीडिंग आ जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर इस प्रकार आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओपन सर्किट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को डैश भी कहा जाता है। सही उत्तर सीरीज फॉल्ट कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है।
व्याख्या देखते हैं, जो कि ओपन सर्किट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को सीरीज फॉल्ट भी कहा जाता है और इस अवस्था में परिपथ में प्रवाहित धारा शून्य होती है, अर्थात सर्किट सप्लाई से अलग हो जाता है, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं फॉल्ट हो गई। चलिए, संधारित्र की धारिता डैश डैश होती है, सही उत्तर फैराड होती है। संधारित्र की धारिता जो है फैराड होती है। और जहाँ करंट का यानी धारा की इकाई एम्पियर होती है, जो कि प्रेरकत्व का हेनरी होता है, वोल्टेज का वोल्ट होता है। इस प्रकार आप जान सकते हैं सारी राशियाँ। संधारित्र की इकाई धारिता फैराड होती है और संधारित्र किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई दो चालक प्लेटों से निर्मित ऐसी युक्ति है जो वैद्युतिक आवेश एकत्रित कर सके, संधारित्र कहलाता है, तथा संधारित्र द्वारा विद्युत आवेश को एकत्रित करने की योग्यता धारिता कहलाती है, जो कि C बराबर Q/V होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, समांतर में जुड़े 3 ओम के 3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध ओम में होगा। 3 ओम के 3 प्रतिरोध हैं तो सिंपल सा है, R/N होगा ये फार्मूला, जो कि इस प्रकार आप लगा सकते हैं। R यानी 3 ओम के 3 प्रतिरोध हैं तो यहाँ पर आपका सिंपल सा भाग काट देंगे तो आपको यहाँ पर उत्तर 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक 150 किलोवाट का संतुलित 3 फेज स्टार कलेक्टेड लोड 1100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के लाइन वोल्टेज के साथ 100 एम्पियर की अग्रता यानी लीडिंग धारा लेता है तो प्रति फेज प्रतिबाधा ज्ञात करना है आपको। प्रति फेज प्रतिबाधा यानी आपका वोल्टेज दिया गया, लाइन वोल्टता और यहाँ पर वाट दिया गया और फ्रीक्वेंसी दी गई है, धारा दिया गया है। फार्मूला आपका होता है जो कि स्टार हेतु लाइन वोल्टता बराबर √3 फेज वोल्टेज के बराबर होती है। इस प्रकार आप जान सकते हैं। और यहाँ पर मान रखेंगे जो कि इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो प्रति फेज प्रतिबाधा बराबर फेज वोल्टेज बटे फेज धारा, इस प्रकार मान रखेंगे, जो कि फेज धारा और फेज वोल्टेज यहाँ पर दिया गया, जो कि इस प्रकार निकाल सकते हैं। इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो आपका 6.35 ओम इसका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। आप इसे गुणा भाग कर लेना, जो कि बिल्कुल ही सिंपल है, आप गुणा भाग करना जरूर जानते होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3 फेज निकाय में 0.5 पश्चात पावर फैक्टर के लिए मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर ज़्यादा प्रेरक लोड की वजह से प्रतिघाती शक्ति इसका सही उत्तर है। 3 फेज में 0.5 पश्चात पावर फैक्टर के लिए मुख्य कारण ज़्यादा प्रेरक लोड की वजह से प्रतिघाती शक्ति है। इस स्थिति में 1 वाट मीटर ऋणात्मक मान को दर्शाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि इंटरफेज के बीच का संबंध जिसे एक स्टार या डेल्टा तरीके या फिर दोनों ही तरीके से जोड़ा गया है डैश डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर फेज कनेक्शन के रूप में जानते हैं। इंटरफेज के बीच का संबंध जिसे एक स्टार या डेल्टा तरीके या फिर दोनों ही तरीके से जोड़ा गया है तो फेज कनेक्शन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क डेल्टा नेटवर्क के समतुल्य है? सही उत्तर जो कि देख सकते हैं आपका यहाँ पर TT टाइप नेटवर्क, ये आपका डेल्टा नेटवर्क होता है, जो कि इस प्रकार आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। इस प्रकार दिया गया, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। चलिए, दोनों तरफ के स्विचों के लिए किस प्रकार की वायरिंग की आवश्यकता होती है? सही उत्तर सीढ़ीनुमा वायरिंग की आवश्यकता होती है। दोनों तरफ के स्विचों के लिए सीढ़ीनुमा स्विच की आवश्यकता होती है। इसे 2 वे यानी द्विमार्गी स्विच कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 15 एम्पियर की क्षमता का कौन सा आउटलेट संयोजित किया जाता है? सही उत्तर जो कि DP स्विच के द्वारा संयोजित किया जाता है, जो कि DP स्विच 15 एम्पियर रेटिंग तक कनेक्ट किए जाते हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, किसी सर्किट में थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर आपका है जो कि तापमान नियंत्रित करना होता है। किसी सर्किट में तापमान को नियंत्रित करने के लिए थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न स्विचों को डैश डैश ऐसे सीरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राइट आंसर जो कि कंट्रोलिंग ऐसे सीरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखते हैं यहाँ पर, जो कि इस प्रकार है, स्विचों को कंट्रोलिंग सीरीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु का फ्यूज तार में उपयोग नहीं होता है? सही उत्तर, जो कि स्टेनलेस स्टील का फ्यूज आपका प्रयोग नहीं करते, जबकि एल्युमिनियम का करते हैं, लेड का करते हैं, तांबा का करते हैं। चलिए पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि इस प्रकार है। फ्यूज का अवयव प्रायः ताम्र, तार अथवा टिन तथा लेड का मिश्र धातु होता है, जिसमें कि टिन 63% और लेड जो है 37% के तार का बना होता है। इसके अतिरिक्त चांदी, जस्ता, एल्युमिनियम, एंटीमनी आदि धातुओं के तार फ्यूज तार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। फ्यूज लाइव तार के सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है। यदि 1.2 वोल्ट प्रत्येक की दो बैटरियां पैरेलल यानी समांतर में कनेक्टेड हो तो 1.2 वोल्ट की एक बैटरी से सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो कुल वोल्टता क्या होगी? सिंपल सा, अगर समांतर में आपका तो वोल्टेज वही का वही रहेगा, जो कि समांतर में नहीं बदलता। अगर सीरीज हो जाता है तो आपका जुड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि 1.2 वोल्ट की दो बैटरी पैरेलल में संयोजित है तो कुल वोल्टेज 1.2 वोल्ट ही होगा। इनके सीरीज क्रम में यदि 1.2 वोल्ट की बैटरी संयोजित की जाती है तो इन दोनों का वोल्टेज जुड़ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 2.4 वोल्ट राइट आंसर है। अगला प्रश्न, 2 वोल्ट और 4 एम्पियर आवर के 4 सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर बनाई गई बैटरी की कुल वोल्टेज कितना होगा? जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कुल वोल्टेज जो कि समांतर में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर 2 वोल्ट ही होगा, जो कि समांतर में वोल्टेज बढ़ता नहीं है, जो कि सेम का सेम रहता है। अगर सीरीज में होता तो आपका जुड़ जाता। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हमारा दिया गया, जो कि इस प्रकार है। जैसा कि लेड एसिड बैटरी में कितने सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं और बैटरी की धारिता 100 एम्पियर आवर और 12 वोल्ट होने पर क्या होगा? सही उत्तर, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 6 सेल जुड़ेंगे। जैसे कि लेड एसिड बैटरी के प्रत्येक सेल लगभग 2 वोल्ट का होता है, तो यहाँ पर 12 वोल्ट होने के लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 2 यानी आपका 6 वोल्ट यानी मतलब 6 सेल की ज़रूरत होगी, जो कि 6 × 2 करेंगे तो आपका 12 वोल्ट बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया, जो कि इस प्रकार है। जैसे कि दो बैटरियां E1 और E2 जिनका विद्युत वाहक बल क्रमशः 6 वोल्ट और 2 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम और 3 ओम हैं, तो एक 5 ओम प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी? चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर देख सकते हैं, वोल्टेज का मान ऊपर दिया गया, जो कि यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि E1 और E2 यानी विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट और 2 वोल्ट, और यहाँ पर रेजिस्टेंस दोनों का दिया, आंतरिक रेजिस्टेंस जो दिया 2 और 3 ओम और 5 ओम, इस प्रकार यहाँ पर जुड़े हुए हैं समांतर में, जो कि यहाँ पर मान रखेंगे, और जो कि 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम यहाँ पर वोल्टेज रखेंगे, जो कि इसे सॉल्व करेंगे, जो कि लासा लेकर इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो आपके यहाँ पर उत्तर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर 3.55 वोल्ट इसका राइट आंसर निकल कर आ गया। आप इसे कैलकुलेशन कर लेना, जो कि कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि इसका सही उत्तर है 3.55 वोल्ट राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? सही उत्तर, जो कि यहाँ पर एल्युमिनियम जो है आपकी चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती, जबकि कोबाल्ट, निकिल और लोहा होता है। एल्युमिनियम धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है तथा लोहा, निकिल तथा कोबाल्ट आदि चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। अर्थात लोहा, निकिल तथा कोबाल्ट स्वयं एक लौह धातु है और यह लौह धातु चुंबक से सबसे ज़्यादा आकर्षित होती है। अगला प्रश्न, स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि उसकी राइट आंसर, जो कि आपका हो जाएगा अधिक घनत्व के कारण और अधिक धारण क्षमता के कारण, प्रारंभिक न्यूनतम विद्युतशीलता के कारण इसे चुंबकित करना कठिन होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, यानी इसके चारों सही हैं। स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि इनकी प्रारंभिक चुंबकशीलता न्यूनतम होती है। कथन गलत आपको चुनना है, इसमें से कौन सा कथन गलत है? चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि आपका दिया गया है, एकल चुंबकीय पोल रह सकते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। जैसे कि एक समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये आपका सही है। चुंबकीय पोल सदैव समान सामर्थ्य के होते हैं, ये बिल्कुल सही है।
एक चुंबक में दो पोल होते हैं और एक चुंबकीय पोल नहीं रह सकता है। जो कि जैसे कि कोई चुंबक है, उसे दो टुकड़े में कर देंगे तो आप उसमें ऑटोमेटिक दो पोल बन जाते हैं। हर एक चुंबक में दो पोल उसकी उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव होता है तथा दोनों पोल की सामर्थ्य भी समान होती है और तथा इसमें पोल हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत वाहक बल यानी चुंबक वाहक बल डैश डैश, विद्युत वाहक बल नहीं है, ये चुंबक वाहक बल है, यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है और इसकी जो इकाई है क्या है आपको बताना है। एम्पियर इंटू टर्न होती है इसकी इकाई। व्याख्या के माध्यम से मैं आपको बता दूं जो कि चुंबक वाहक बल की इकाई एम्पियर इंटू टर्न होती है, लेकिन सामान्यतः एम्पियर इंटू टर्न भी कह सकते हैं। एमएमएफ का पूरा स्वरूप जो है विद्युत परिपथ में ईएमएफ के समान होता है। यह एक चुंबकीय बल होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया जैसे कि जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है उसे कहते हैं। सही उत्तर क्यूरी ताप कहते हैं। जिस ताप पर फेरोमैग्नेटिक लौह चुंबकीय पदार्थ को अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है तो इसे क्यूरी ताप कहते हैं। क्यूरी ताप पर पदार्थ का स्थायी चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। टर्मिनल के निकट वाले छोटे तारों और केबलों को काटने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर डायगोनल कटिंग प्लायर का प्रयोग हम करते हैं। टर्मिनल के निकट वाले छोटे तारों तथा केबलों को काटने के लिए आमतौर पर डायगोनल कटिंग प्लायर का प्रयोग किया जाता है। इसकी साइज जो है 100 mm से लेकर 150 mm तक होती है तथा मध्य का भाग कैंची से समान होता है जिनसे बारीक तार काटे जाते हैं और इसके हैंडल पर इंसुलेशन चढ़ा होता है। इस कारण यह विद्युतमय तारों का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसे इंसुलेटेड प्लायर भी कहते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, विद्युत तारों के इंसुलेशन को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लायर का इस्तेमाल किया जाता है। सही उत्तर साइड कटिंग प्लायर का प्रयोग हम करते हैं। साइड कटिंग प्लायर तारों को काटने और उसका इंसुलेशन छीलने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका साइज 100 mm एवं 150 mm होता है। यह इंसुलेटेड और अनइंसुलेटेड होती है। अगला प्रश्न, ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। सही उत्तर जो कि कोनों का सही समकोण जांचने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न, क्षेत्र पृष्ठ की वर्गता की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर जो कि गुनिया का प्रयोग करते हैं। क्षेत्र की पृष्ठ की वर्गता जांच करने के लिए गुनिया का उपयोग किया जाता है। यह जमीन के पास होता है। गुनिया के जमीन की पैमाइश की जाती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 90 डिग्री कोणों के विशुद्ध माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण डैश डैश है। सही उत्तर ट्राई स्क्वायर होता है। 90 कोणों के विशुद्ध माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है ट्राई स्क्वायर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, छोटे आकार वृत्त बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कंपास प्रयुक्त किया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि ड्राप का प्रयोग हम करते हैं। एक उपकरण जो निश्चित अवधि के दौरान किसी उपभोक्ता की अधिकतम मांग को रिकॉर्ड करता है उसे डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर अधिकतम मांग सूचक कहते हैं। पूरी व्याख्या के माध्यम से मैं आपको बता दूं जो कि दिया गया वह मीटर जो किसी निश्चित अवधि में किसी उपभोक्ता के अधिकतम माप को मापता है अधिकतम मांग सूचक कहलाता है। यह मीटर किसी उपभोक्ता द्वारा व्यय की गई अधिकतम शक्ति की सूचना देता है। इस प्रकार के मीटर के लिए यह आवश्यक है कि शॉर्ट सर्किट यानी लघु पथित स्थिति तथा मोटर की उच्च प्रारंभिक विद्युत धारा जो क्षणिक होती है के मान में प्रभावित ना हो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इनमें से कौन सा अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा का लाभ है। सही उत्तर इसमें 6600 वोल्ट की अधिकतम वोल्टेज होती है। चलिए जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, डीसी की अपेक्षा एसी में निम्न लाभ होते हैं जो कि उच्च वोल्टेज का उत्पादन होता है, संचरण की निम्न लागत दर होती है, सरल उपकरण संरचना होती है, सरल वोल्टा परिवर्तन होता है और एसी का डीसी में सरलता से परिवर्तन होता है और यहाँ पर कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है, एसी सर्किट में पावर घटक निम्नलिखित में से किसके बराबर होते हैं।
सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच कोण का कोसाइन के बराबर होते हैं। परिपथ का शक्ति गुणांक निम्न तीन प्रकार से परिभाषित किया जाता है, जो कि पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक कास फाई वोल्टेज व धारा के मध्य कोज्यक कोण के बराबर होती है। और शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर आर बटे जेड होता है, और पावर फैक्टर सक्रिय शक्ति बटे आभासी शक्ति होता है, जो कि सक्रिय शक्ति आपका वी आई कास फाई होता है और आभासी शक्ति वी आई होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कॉपर सबसे आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला कंडक्टर है, क्योंकि सही उत्तर जो कि इसमें उच्च चालकता होती है, इसमें फाइन वायर बनाया जा सकता है, यह सिल्वर से सस्ता होता है, इसमें क्षरण के प्रति उच्च प्रतिरोध होता है। और अधिक जानकारी मैं आपको बता दूं, कॉपर सबसे अच्छा चालक है क्योंकि उच्च चालकता होती है, महीन तार से बनाया जाता है और यह चांदी से सस्ता होता है। क्षरण यानी लीकेज के प्रति उच्च प्रतिरोध, अर्थात इसमें क्षरण नहीं होता है। अगला प्रश्न, विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त कंडक्टर डैश डैश का होता है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर तांबे का होता है। विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त कंडक्टर तांबे का होना चाहिए। यह मेटली लाल तन्य आघातवर्धन एवं कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु तांबे की तार की विशिष्ट प्रतिरोधकता जो कि दिया गया है 1.72 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर होता है। अगला प्रश्न, कॉपर के लिए परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही उत्तर 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया। तांबे यानी कॉपर की परमाणु संख्या 29 है और चांदी के बाद चालक हेतु तांबे की वरीयता दी जाती है, जो चांदी की अपेक्षा सस्ते व विश्वसनीय होते हैं। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध जो कि दिया गया 1.72 × 10⁸ ओम इंटू मीटर होता है। तांबे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 18 एक होता है, जो कि बाह्यता कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि यही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी चालकता का कारण यह है कि आवर्त सारणी में 11वें वर्ग का सदस्य है। अगला प्रश्न, तांबे का गलनांक कितना होता है। सही उत्तर 1085 होता है। तांबे का गलनांक 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। तांबे का ताप गुणांक धनात्मक होता है। ताप बढ़ने पर चालकता घटती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्न पदार्थों में किसकी उच्चतम विद्युत सुचालकता होती है। सही उत्तर जो कि चांदी की जो है अच्छी सुचालकता होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस प्रकार दिया गया जो कि समानता धातु विद्युत की अच्छी चालक होती है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होती है, और अच्छे चालक जो इलेक्ट्रिक करंट आसानी से गुजार सके चालक कहलाते हैं। अच्छे चालक के गुण, उनका विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए, जंग प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, और यांत्रिक शक्ति अधिक, गलनांक बिंदु अधिक, और आसानी से उपलब्ध कीमत कम, तार खींचने योग्य आदि गुण होने चाहिए। चालक का सही क्रम जो है चांदी की सबसे ज़्यादा होती है, तांबा का उसके बाद सोना, फिर उसके बाद चांदी, फिर उसके बाद जिंक होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जर्मेनियम को निम्नलिखित में से किस से मिलकर एन प्रकार का चालक बनाया जा सकता है। सही उत्तर जो कि फास्फोरस से मिलकर एन प्रकार का आपका चालक बनाया जा सकता है। जर्मेनियम में फास्फोरस को मिलाकर एन प्रकार का अर्धचालक बनाया जा सकता है, और यह तथा इंडियम को जर्मेनियम के साथ मिलाकर पी प्रकार का अर्धचालक बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न, डैश डैश की वजह से जंक्शन के एन तरफ के इलेक्ट्रॉन पी तरफ के होल्स में मिल जाते हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर डिफ्यूजन राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, डिफ्यूजन की वजह से जंक्शन एन तरफ के इलेक्ट्रॉन बी तरफ के होल से मिल जाते हैं, तथा ड्रिफ्टिंग की क्रिया अर्धचालक में प्रयुक्त वोल्टेज के कारण होती है, और इलेक्ट्रॉन एवं होल्स के संधि के दोनों ओर पुनः संयोजन के कारण पी टाइप के क्षेत्र में एक्सेप्टर आयन जो कि धनायन, तथा एन टाइप में डोनर आयन जो कि ऋणात्मक पर कोई मुक्त आवेश नहीं रहता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसे कि जर्मेनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या डैश डैश होती है। सही उत्तर 4 होती है। जर्मेनियम में संयोजन इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संयोजकता जो है 4 होती है। अगला प्रश्न, एक एलईडी डैश डैश अवस्था में प्रकाश उत्सर्जित करता है। सही उत्तर फॉरवर्ड बायस यानी अग्र बायस में उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न,
पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एलईडी अग्र बायसित यानी फॉरवर्ड बायस अवस्था में प्रकाश उत्सर्जित करता है। यह गैलियम आर्सेनाइड नामक यौगिक से बना होता है। डायोड ऐसा जो कि केवल 1.5 वोल्ट से 3 वोल्ट पर प्रकाश किरणें उत्सर्जित करता है। इसका उपयोग वैद्युतिक उपकरणों एवं यंत्रों एक पारदर्शक युक्ति के रूप में करते हैं। परीक्षण करते समय रखरखाव से पहले चालक के हिस्सों के भूसंपर्कन के लिए डैश डैश आवश्यक है। सही उत्तर भूसंपर्कन स्विच आवश्यक होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, किसी भी उपकरण का भूसंपर्कन प्रदान करेगा। सही उत्तर भू लीकेज करंट के लिए अल्प प्रतिरोध डिस्चार्ज पथ प्रदान करेगा। किसी स्थापना में सही तरीके से भू संयोजन धातु उपयोग करने के कारण भू लीकेज करंट के लिए अल्प प्रतिरोध डिस्चार्ज पथ प्रदान करता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, ग्राउंड प्रतिरोध को ऐसे रचा जाता है कि। सही उत्तर भू संपर्कन प्रतिरोध सबसे कम हो। ग्राउंड प्रतिरोध को ऐसे रचा जाता है कि भू संपर्कन प्रतिरोध कम हो, क्योंकि कम प्रतिरोध धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को कम होने से करंट तुरंत संतुलित हो जाए एवं खतरा उत्पन्न न हो। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसे कि डैश डैश को सुनिश्चित करने के लिए चारकोल और नमक के मिश्रण को अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास भरना चाहिए। सही उत्तर प्रभावी अर्थिंग के आसपास भरना चाहिए। प्रभावी अर्थिंग को सुनिश्चित करने के लिए चारकोल, नमक और मिश्रण के अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास भरना चाहिए। अगला प्रश्न, पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता। सही उत्तर छोटे आकार की अर्थ प्लेट का उपयोग नहीं किया जा सकता, जबकि बड़े आकार की अर्थ प्लेट का उपयोग करते हैं और लकड़ी के कोयला और नमक के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। अर्थिंग की प्लेट गहरी खाई में रखा जाता है, ये भी सही है, जबकि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत दिया गया, यही आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर छोटे आकार के इलेक्ट्रोड प्रयोग करने से प्रतिरोध की मात्रा बढ़ती है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। आर प्रोपोर्शनल 1/, क्षेत्रफल यानी ए स्क्वायर यानी चालक का क्षेत्रफल होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के प्रतिरोध को बड़े आकार के तांबा प्लेट के उपयोग से और डैश डैश कम किया जा सकता है। सही उत्तर प्लेट क्षेत्र को बढ़ा के। यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पृथ्वी के प्रतिरोध को बड़े आकार के तांबा प्लेट के उपयोग से और प्लेट क्षेत्र को बढ़ाकर कम किया जा सकता है। 2 डायोड वाले पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की अपेक्षा ब्रिज रेक्टिफायर का लाभ यह है कि। सही उत्तर जो कि सॉरी दोस्तों, भारी ट्रांसफार्मर से छुटकारा मिल जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। 2 डायोड वाले पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की अपेक्षा ब्रिज रेक्टिफायर का लाभ यह है कि भारी ट्रांसफार्मर से छुटकारा मिल जाता है और ब्रिज रेक्टिफायर जो बिना ट्रांसफार्मर के सीधे ही एसी को डीसी में परिवर्तित कर देती है। अगला प्रश्न, किसी पावर सप्लाई में संधारित्र यानी कैपेसिटर का प्राथमिक कार्य क्या है। सही उत्तर रेक्टिफाइड आउटपुट में से रिपल्स को दूर करना होता है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, किसी पावर सप्लाई में संधारित्र का प्राथमिक कार्य यह है कि रेक्टिफायर के रेक्टिफाइड आउटपुट में से रिपल्स ऊर्मिका को दूर करना। संधारित्र का कैपेसिटिव रिएक्टेंस आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि XC प्रोपोर्शनल 1/F होता है, यानी आवृत्ति के होता है। या तो आप XC बराबर 1/2 पाई FC भी बोल सकते हैं, ये इसका फार्मूला होता है। चलिए अगला प्रश्न, शुष्क सेल के स्थान पर डीसी पावर सप्लाई प्रयोग करने का मुख्य लाभ है। सही उत्तर किफ़ायती होता है। शुष्क सेल के स्थान पर डीसी पावर सप्लाई को प्रयोग करने का मुख्य लाभ यह है कि यह किफ़ायती होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जीना डायोड का मुख्य कार्य है। सही उत्तर आउटपुट वोल्टता को स्थिर रखना होता है। अगले प्रश्न जाने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इसी तरह की वीडियो रोज़ डेली पाना चाहते हैं, अगर इसके पिछली वाली सारी वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आपको अंत में वीडियो का लिंक दिखेगा, जो कि इस प्रकार दिखेगा। 4 प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगा, आप उसमें से कोई भी प्ले लिस्ट
जाकर आसानी से देख सकते हैं, जो कि आपका एक यूथ कंपटीशन बुक का सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पर इसी तरह मॉक टेस्ट चल रहे हैं और यहाँ पर आपका यही थ्योरी वाली क्लास चल रही है, जो कि इस प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर और यहाँ पर मैराथन क्लासेस का दिया होगा। जो कि इस प्रकार आपको अगर ये चारों यहाँ पर प्लेलिस्ट देख लेते हैं, जो कि आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है तो आप हमारे चैनल से अच्छे से जुड़ जाइए और लाइक शेयर की संख्या बढ़ा दीजिए। चलिए यहाँ पर मैं आपको यही प्रश्न से सॉल्व करवाता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छे प्रश्न होते हैं। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब प्रश्न आपके पेड कोर्स में पढ़ाए जाते हैं, जो कि लोग इन प्रश्नों के लिए आपसे हज़ार 500 रुपये ले लेते हैं। जो कि उसमें लड़का पढ़ता तो है इतनी डिटेल से, मान लो इतना पढ़ता है कि उनका सिलेबस ही जल्दी कवर नहीं हो पाता, जो कि लास्ट में आपका एग्ज़ाम मान लो हो तो जाता है, लेकिन मान लो उतना इतना डिटेल इतना पढ़ा देते हैं कि मान लो क्या है कि उतना पढ़ नहीं पाते लड़के। इतना पढ़ाया जाए कि लड़के के लिए काम में भी आ जाए और उसका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाए। हमें यहाँ पर पीएचडी नहीं करनी है, इसलिए मैं उतना ही पढ़ाता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अपने एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकें। चलिए, जो कि दिया गया है, विद्युत स्थापन में डैश डैश तक वोल्टता स्तर पर पट्टा तारों का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर जो कि 11,000 वोल्ट पर किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, जनरेटर ट्रांसफार्मर संयोजन में कंटिन्यूअस बस बार वायरिंग के लिए डैश डैश पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर जो कि एल्युमिनियम और तांबा का प्रयोग किया जाता है। बस बार वायरिंग में एल्युमिनियम व तांबे का प्रयोग होता है। इसमें केबल को प्लग के द्वारा जोड़ा जाता है। इसकी न्यूनतम ऊंचाई 2.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस प्रकार है, जैसे कि सुरक्षा उपकरणों की वजह से स्विच और फ्यूज वायरिंग के परिपथों को कैसे जोड़े जाते हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, दोनों फेज में जोड़े जाते हैं। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सुरक्षा उपकरणों की वजह से स्विच और फ्यूज वायरिंग परिपथों में दोनों में फेज में जोड़े जाते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया, 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति मतलब सप्लाई वाले लाइट फैन सब सर्किट के लिए न्यूनतम एल्युमिनियम कंडक्टर का आकार क्या होना चाहिए। सही उत्तर जो कि 250 वोल्टेज ग्रेड और 1/1.4 होना चाहिए। 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई वाले लाइट फैन सब सर्किट के लिए न्यूनतम एल्युमिनियम कंडक्टर का आकार 250 वोल्ट ग्रेड और 1/1.4 होना चाहिए। अगला प्रश्न, किस आकार के तार में उच्चतम धारा को वहन करने की क्षमता होती है। सही उत्तर जो कि 4 गेज यानी 4 गेज में अधिकतम धारा सहन करने की क्षमता होती है, क्योंकि ये सबसे मोटा तार होगा। जिसमें जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतना ही पतला तार होता है, उसमें क्षमता कम होती है। इस प्रकार आप जान लीजिए। स्टैंडर्ड वायर गेज यहाँ पर इसका जैसे कि SWG होता है तो इसका पूरा नाम होता है और ये क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा कारक किसी भी विद्युत उपकरण में स्थापित होने वाले तार के प्रकार को प्रभावित नहीं करता। सही उत्तर रंग कोड आपका प्रभावित नहीं करता, जबकि तापमान प्रभावित करता है, कंडक्टर का आकार करता है, जमीन चाहे जमीन के ऊपर हो या नीचे, ये भी आपका प्रभावित करता है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया, जो कि समान एमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट में इनपुट दिया जाता है डैश डैश के बीच। सही उत्तर जो कि एमीटर और आधार के बीच दिया जाता है। देख लेते हैं व्याख्या, जो कि कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर परिपथों में एमीटर टर्मिनल प्रायः भू संपर्कित यानी अर्थ रहता है। इनपुट टर्मिनल बेस तथा एमीटर होते हैं एवं आउटपुट टर्मिनल एमीटर तथा कलेक्टर होते हैं। इस प्रकार के एमीटर टर्मिनल इनपुट तथा आउटपुट दोनों परिपथों में कॉमन होता है। अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में कॉमन एमीटर पद्धति में NPN ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त किए जाते हैं, क्योंकि इन परिपथों का प्रवर्धन उत्तम होता है। अगला प्रश्न, पावर ट्रांजिस्टर का कौन सा हिस्सा हीट सिंक से जुड़ा है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर संग्राहक जो है हीट सिंक से जुड़ा होता है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पावर ट्रांजिस्टर का संग्राहक हीट सिंक से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, ट्रांजिस्टर में धारा लाभ अल्फा और बीटा का अधिकतम मान है। सही उत्तर जो कि अल्फा का जो 0.999 और
आपका बीटा यहाँ पर देख सकते हैं 99 होता है। जब किसी परिपथ में कोई ट्रांजिस्टर दोष युक्त यानी फॉल्ट होने के कारण बदला जाता है तब दोनों ट्रांजिस्टर के रूप समरूप होने पर भी उनके पैरामीटर में अंतर आ जाता है। इस सूक्ष्म अंतर से बीटा के मान में बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है, जो कि इस प्रकार देख सकते ट्रांजिस्टर अल्फा का मान इतना दिया गया और जबकि ट्रांजिस्टर में बीटा का मान जो कि मैंने आपको बता दिया उतना ये 99 आ गया। इस प्रकार आप मान निकालेंगे जैसे कि बीटा बराबर अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा होगा। इस प्रकार मान रखेंगे तो यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसे कि किसी ट्रांजिस्टर कनेक्शन सर्किट को एमिटर फॉलोअर के नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर समान संग्राहक सर्किट को फॉलोअर के नाम से जाना जाता है। एक डीसी शंट जनरेटर कैसा होता है? सही उत्तर सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है। डीसी शंट जनरेटर एक सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है। डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग बैटरी चार्जिंग में किया जाता है। अगला प्रश्न, शंट जनरेटर को निम्नलिखित विकल्पों में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? राइट आंसर ऑटोमोबाइल में करते हैं। शंट जनरेटर को ऑटोमोबाइल विकल्पों में काम में लिया जाता है। सामान्यतः शंट जनरेटर का उपयोग वहां किया जाता है जहां नियत वोल्टेज की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, ऑटोमोबाइल की बैटरी को आवेशित यानी चार्ज करने के लिए कौन सा जनरेटर उपयोगी होता है? सही उत्तर शंट जनरेटर उपयोगी होता है। ऑटोमोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में संयोजित होती है तथा सीरीज क्रम में रियोस्टेट संयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं जैसे कि दिया गया है, यहाँ पर और छोटा कर लेते हैं। जैसे कि डिश धारा शंट जनरेटर का मुख्य दोष क्या है? राइट आंसर आपका है जो कि यहाँ पर भार के साथ टर्मिनल वोल्टेज में काफ़ी कमी आती है। जैसा कि डिश धारा शंट जनरेटर का मुख्य दोष यह है कि इसमें भार बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज में काफ़ी कमी आती है। अगला प्रश्न, लैप संयोजित आर्मेचर वाले एक 4 पोल शंट जनरेटर में क्षेत्र प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध क्रमशः 50 ओम और 0.1 ओम है, तो इसमें 100 वोल्ट और 40 वाट वाले 60 लैंपों को विद्युत शक्ति आपूर्ति प्रदान की जाती है। आर्मेचर धारा का मान क्या होगा? सही उत्तर जैसे कि इसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पर फार्मूला होता है एक बल्ब का प्रतिरोध V² जो कि इस प्रकार सभी मान रखेंगे, जितने मान यहाँ पर दिए गए हैं सभी मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर उत्तर निकल कर आ जाएगा 26 एम्पियर राइट आंसर होगा। चलिए इस प्रकार मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपल सा वही मान रखेंगे फिर लास्ट में जोड़ लेंगे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 24 और 2 यहाँ पर 2 जोड़ लेंगे तो आपका 26 हो जाएगा। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ये सवाल जरूर समझ लीजिए एक बार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। IC 555 यानी 555 डैश डैश के लिए उपयुक्त होता है। राइट आंसर जो कि 2 लीटर बनाने के लिए उपयुक्त होता है। IC का मतलब यानी इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो कि इस प्रकार है। IC 555 एक टाइमर युक्ति है जो कि टाइम डिवाइस है। यह मोनोस्टेबल तथा स्टेबल दोनों प्रकार से प्रचलित होती है। इसका प्रयोग 2 लीटर बनाने में किया जाता है। IC में सक्रिय यानी एक्टिव तथा निष्क्रिय पैसिव घटक यानी कंपोनेंट एक ही अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल बनाए जाते हैं। IC में सिलिकॉन की एक क्रिस्टल चिप होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि पावर ट्रांजिस्टरों के साथ ऊष्मा अभिगम डैश द्वारा लाया जाता है। सही उत्तर जो कि बंधन विधि द्वारा लाया जाता है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पावर ट्रांजिस्टर के साथ हीट सिंक फास्टिंग द्वारा लाया जाता है। हीट सिंक पावर ट्रांजिस्टर में उत्पन्न हुई हीट से जलने से बचता है। यह करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। इसका प्रयोग प्रवर्धक, दोलित, इंसुलेटर, नियंत्रक तथा स्विच के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, क्लास C प्रवर्धक में कलेक्टर करंट डैश के लिए प्रवाहित होता है। सही उत्तर आधी से कम इनपुट साइकिल के लिए प्रवाहित होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि इस प्रकार दिया गया है, पूरी जानकारी यहाँ पर देंगे, जो कि आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़े रहें। क्लास A प्रवर्धक में आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के पूरे चक्र यानी 360 के लिए प्राप्त होता है। इसकी दक्षता जो है 25% से लेकर यहाँ पर ट्रांसफार्मर के माध्यम से 50% पर प्राप्त होती है।
क्लास बी के लिए प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर में आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के आधे चक्र यानी 180 के लिए प्राप्त होता है और इसमें अधिकतम दक्षता 78.5% होती है। और क्लास ए बी के लिए मैं आपको बता दूं, प्रवर्धक से आधे अधिक किंतु पूरे चक्र से कम यानी 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच प्राप्त होता है। इसकी दक्षता 50 से लेकर 78.5 के बीच तक होती है, यानी इतनी तक होती है। अगला है क्लास सी प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर आउटपुट सिग्नल इनपुट चक्र के आधे से भी कम चक्र पर प्राप्त होता है, जो कि 180 डिग्री से कम। चलिए अगला प्रश्न, सीरीज मोटर लोड करंट डेड डैश होता है। सही उत्तर जो कि आर्मेचर धारा बराबर सीरीज धारा के बराबर होती है। सीरीज मोटर लोड करंट यानी यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो कि आर्मेचर धारा बराबर सीरीज धारा होता है। सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत अधिक होता है, कुछ मोटर में यह फुल लोड टार्क का 5 गुना होता है। अगला प्रश्न, जैसे कि इसमें फिर से थोड़ा बताते हैं, जो कि यह आपके सीरीज मोटर है जो कि इस प्रकार होती है, जो कि यहाँ पर आर्मेचर के ये सीधा सीरीज में जुड़ा होता है और सीरीज मोटर फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज क्रम में संयोजित होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि निम्न में से कौन सा कथन डीसी सीरीज मोटर के संबंध में गलत है। सही उत्तर फ्लक्स स्थिर बना रहता है, यही आपका गलत है। जबकि जैसे कि फील्ड वाइंडिंग यानी क्षेत्र कुंडलन का प्रतिरोध बहुत कम होता है, बिल्कुल सही है। जो कि फील्ड में कहाँ प्रतिरोध ज़्यादा होता है, जो कि 1 से भी कम होता है। सीरीज क्षेत्र वाइंडिंग यानी कुंडलन आर्मेचर कुंडलन यानी वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। फ्लक्स आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है, ये भी बिल्कुल सही है। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा जो कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाए। जैसे कि आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध निम्न होता है, फ्लक्स का मान लोड पर निर्भर करता है तथा आर्मेचर तथा फील्ड यानी कुंडलन सीरीज संयोजन में होते हैं, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं दिया गया है। अगला प्रश्न, सीरीज मोटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सही उत्तर जो कि इसकी क्षेत्र वाइंडिंग में कम संख्या के मोटे तार होते हैं। देखते हैं यहाँ पर जो कि सीरीज मोटर को कम हम बिना भार के शुरू ही नहीं कर सकते हैं। इसका बलाघूर्ण अत्यधिक होता है, इसकी चाल ईएमएफ और फ्लक्स के साथ बदलती रहती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसे कि संतृप्ति को नगण्य मानते हुए यदि डीसी सीरीज मोटर को धारा 10 एम्पियर से बढ़कर 14 एम्पियर हो जाती है तो बलाघूर्ण क्या होगा। सही उत्तर पिछले बलाघूर्ण का 1.96 गुना होगा, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार पूरा मान रख के यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर 1.96 गुना अधिक होगा, इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, मॉस्फेट के गेट परिपथ की प्रतिबाधा किस कोटि की होती है। सही उत्तर 10⁹ ओम की कोटि की होती है। मॉस्फेट यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के गेट में परिपथ में प्रतिबाधा 10⁹ ओम की कोटि की होती है। मेटल ऑक्साइड यानी इसका मॉस्फेट का पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। और यहाँ पर पूरी जानकारी देखते हैं, जो कि मॉस्फेट में 3 टर्मिनल ड्रेन सोर्स और गेट होते हैं, जैसे कि यूपीएस एमपीएस यानी यूपीएस अनट्रैप्ड पावर सप्लाई, जो कि स्विच मोड पावर सप्लाई इन्वर्टर आदि में मॉस्फेट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि इस प्रकार है, जैसे कि देख सकते हैं आप, मॉस्फेट हैज़ लोअर स्विचिंग हैज़ हायर कंडक्शन एज लोस कंपेयर बीजीटी के तुलना में मॉस्फेट जो है हायर स्विच यानी हायर कंडक्शन यानी हायर चालकता आपकी होती है। इसके निर्माण में सिलिकॉन ऑक्साइड का प्रयोग इंसुलेटिंग मीडियम की तरह गेट और चैनल के बीच होता है, जो कि इस प्रकार आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि यहाँ पर आपका हो जाएगा, जैसे कि जेएफटी यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको इसमें बताना कौन सा गलत है। जैसा कि यह द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर है, ये बिल्कुल गलत है, ये एक ध्रुवी है और इसका इनपुट सर्किट रिवर्स बायस में होता है, ये सही है। यह वोल्टेज नियंत्रित युक्ति है, ये भी बिल्कुल सही है। यह इसका स्रोत बहुत कम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी जेईटी एक ध्रुवी युक्ति है, इसमें चालन केवल एक प्रकार का होता है, आवेश वाहकों यानी इलेक्ट्रॉन अथवा होल्स के कारण होता है।
इस प्रकार आप जान सकते हैं। चलिए, एक प्रत्यावर्तक का विमीय सूत्र डेड डैश द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड अपान फुल लोड वोल्टेज गुणे 10 की गुणे 100 होता है। ये इसका सही सूत्र है। अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि इस प्रकार है। ये जब प्रत्यावर्ती से भार हटाया जाता है तो इसकी टर्मिनल वोल्टता पूर्ण भार पर 500 वोल्ट से बढ़कर शून्य भार पर 660 वोल्ट हो जाती है। तो पूर्ण भार पर प्रत्यावर्तित का वोल्टता नियमन ज्ञात करना है। फार्मूला सिंपल सा है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि 500 वोल्ट से बढ़ाकर 660 वोल्ट हो जाएगा। जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 660 वोल्ट से यहाँ पर नो लोड यानी नो लोड माइनस फुल लोड अपान फुल लोड होता है। जो कि इस प्रकार रखेंगे मान और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 32% सही उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा दिया है, किसी तुल्यकालिक मोटर का तुल्यकालिक प्रतिघात ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर, जो कि पॉटियर विधि का प्रयोग किया जाता है। पॉटियर विधि का प्रयोग करके तुल्यकालिक मोटर तुल्यकालिक प्रतिघात ज्ञात किया जाता है। इस विधि में शून्य शक्ति गुणक यानी जीरो पावर फैक्टर विधि भी कहते हैं। यह विधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही तुल्यकालिक होने का तात्पर्य नियत मान से होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, किसी प्रत्यावर्तित के वोल्टता नियमन के निर्धारण की डेड डैश को ईएमएफ विधि भी कहा जाता है। सही उत्तर, तुल्यकालिक प्रतिबाधा विधि कहा जाता है। जैसा कि किसी प्रत्यावर्ती के वोल्टता नियमन के निर्धारण की तुल्यकालिक प्रतिबाधा और विधि को ईएमएफ विधि कहते हैं, उसी प्रकार तुल्यकालिक रिएक्टेंस विधि में ईएमएफ यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स विधि भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य विधि भी है जिसे पॉटियर-टिकोड विधि कहते हैं, जिसे तीनों में सर्वश्रेष्ठ होती है। अगला प्रश्न, डेड डैश विधि का उपयोग करके एक प्रत्यावर्तित के वोल्टता नियमन के निर्धारण में लघु पथ अभिलक्षणों के प्रयोगात्मक डेटा की आवश्यकता नहीं है। सही उत्तर, शून्य शक्ति गुणक विधि, ये इसका सही उत्तर है, यही इसका नहीं है। जबकि शून्य शक्ति विधि में प्रत्यावर्तित के वोल्टता नियमन के निर्धारण में लघु परिपथ अभिलक्षणों के प्रयोगात्मक डेटा की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि यह सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। यहाँ आपको बताना है कि दशमिक यानी संख्या 16 का समतुल्य बाइनरी संख्या क्या है। सिंपल सा है, 2 से भाग दे के चले जाएंगे, यहाँ पर उल्टा लिखेंगे तो यहाँ पर आपका 10,000 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्रों में नॉट गेट लॉजिक गेट का प्रतीक है। सही उत्तर, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ये इसका प्रतीक है। चलिए, नॉट लॉजिक गेट का प्रतीक इसमें बबल इन्वर्टर प्रतिलोम तथा त्रिभुजाकार एम्पलीफायर प्रदर्शित करता है, जो कि इस प्रकार होता है, यहाँ पर गोला लगा होता है, यही आपका नॉट गेट होता है। यानी इसमें 0 देंगे तो 1 प्राप्त होगा, 1 देंगे तो 0 प्राप्त होगा, ये आपका होता है, इसकी शर्त होती है। अगला, नॉट लॉजिक गेट में केवल एक इनपुट सिरा होता है और लॉजिक गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट सिरे होते हैं। तो यह कौन सा लॉजिक गेट जिसमें केवल 2 इनपुट सिरे होते हैं। सही उत्तर, जो कि XOR गेट, ये इसका सही उत्तर है। एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का भार डेड डैश में दिया जाता है। सही उत्तर, वोल्ट एम्पियर में दिया जाता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का भार वोल्ट एम्पियर में दिया जाता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। करंट ट्रांसफार्मर, यह उच्च धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो 0 से लेकर 5 एम्पियर तक की धारा को मापन कर सकता है। अगला, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यह उच्च वोल्टेज को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, जो कि 11,000 वोल्ट से लेकर 110 वोल्ट तक परिवर्तन करके मापन करता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग से उच्च वोल्टता का मापन किया जाता है। सही उत्तर, इसके प्राथमिक से अधिक वर्त होता है। देखते हैं यहाँ पर, जो कि इस प्रकार दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, विभव ट्रांसफार्मर यह हाई वोल्टेज को मापने में प्रयोग किया जाता है। यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में अधिक टर्न तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में कम टर्न होते हैं।
और यह उसी के अनुपात में होते हैं जिस अनुपात में वोल्टेज कम किया जाता है। अगला प्रश्न, विभक्त कोड के साथ एक धारा ट्रांसफार्मर यानी परिणामित को जब एक रिकॉर्डिंग मीटर के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है तो उसे डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर क्लैंप मापी कहते हैं। क्लैंप मापी धारा परिणामित्र प्लस आमीटर का मिश्रण होता है। इसे क्लैंप मीटर को टर्न टेस्टर भी कहते हैं। इसका उपयोग बिना शक्ति को अवरुद्ध किए पारेषण लाइनों में धारा मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि स्वपरिणामित्र के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से कथन गलत का चयन करना है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि इसमें बेहतर वोल्टता नियमन है, बिल्कुल सही है। समान क्षमता के द्वि कुंडली ट्रांसफार्मर की तुलना में ये अधिक महंगे होते हैं, ये आपका बिल्कुल गलत है। जो कि समान क्षमता के द्वि कुंडली ट्रांसफार्मर की तुलना में ये अधिक दक्ष होते हैं, ये बिल्कुल सही है। और ये छोटे होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है, यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा पूरी ट्रांसफार्मर की। जैसे कि स्वपरिणामित्र यानी ऑटो ट्रांसफार्मर अभिलक्षण निम्न होते हैं। जैसा कि यह स्वपरिणाम के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें केवल एक वाइंडिंग होती है जो प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों का कार्य करती है, जिसके कारण इसमें ताम्र की आवश्यकता कम होती है और इसमें हानियों का मान द्विकुंडली ट्रांसफार्मर की तुलना में कम होता है और इसकी दक्षता उच्च होती है और इसका वोल्टता नियमन का मान निम्न होता है। यह द्विकुंडली की तुलना में ये सस्ते होते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया, स्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सी हानि एक समान बनी रहती है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा जो कि कोर हानि स्थिर बनी रहती है। स्थिर वोल्टेज और सप्लाई आवृत्ति पर ट्रांसफार्मर में कोर हानि एक समान बनी रहती है, क्योंकि जब यहाँ पर देख सकते हैं आप कांस्टेंट V अपान एफ होता है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं, जो कि ये सारे मान आपके दिए गए हैं। जैसा कि कोर हानि फ्लक्स घनत्व तथा आवृत्ति पर निर्भर करता है, इसलिए वोल्टेज तथा आवृत्ति स्थिर होने के कारण फ्लक्स घनत्व भी स्थिर होता है, जिससे कोर हानि स्थिर हानि बना रहता है। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर में है सही उत्तर एक चुंबकीय पथ होता है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में एक चुंबकीय पाथ होता है और यह कोर सामान्यतः CRGO यानी कोल्ड रोल्ड गोल्ड ओरिएंटेड का बनाया जाता है। कोर बनाने के लिए परमेबिलिटी अधिक तथा रिलेक्टेंस कम से कम हो ऐसे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, इसका प्रयोग उच्च शक्ति प्रणाली में करते हैं, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं, प्राथमिक वाइंडिंग द्वितीयक वाइंडिंग होती है। अगले प्रश्न बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पे आया करें, अगर वीडियो पर क्लिक करें तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाए। और दोस्तों अगर आप हमारी इसके पिछली वाली सारी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। अभी मैं वीडियो के अंत में प्लेलिस्ट जोड़ रहा हूं, आप सभी लोग उस प्लेलिस्ट को ओके करके आप वहां पर देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार 4 खाने रहेंगे प्लेलिस्ट के। आप वहां पर किसी एक में जिसको आप पढ़ना हो उस पर ओके करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं, जो कि डिटेल से इसी तरह व्याख्या सहित उसमें थ्योरी कराई गई है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर अच्छे से तैयारी कराई जाती, जो कि निःशुल्क है। आप एक बार कंटेंट देखिए तो, जो कि निःशुल्क कंटेंट है और दमदार कंटेंट है। ऐसा कंटेंट लोग अपने पेड कोर्स में ही पढ़ाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और जो कि हमने यहाँ पर यूथ कंपटीशन का भी सॉल्यूशन भी करवाया, जो कि वहाँ पर देख सकते हैं टॉपिक वाइज वहाँ पर सॉल्यूशन किया गया। अभी आप लास्ट में वीडियो तक बने रहेंगे तो आपका लिंक यहाँ पर जुड़ा मिलेगा, आप वहाँ पर क्लिक करके आसानी से पूरी वीडियो देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन से मोटर का फेज विस्थापन 60 डिग्री पर होता है। सही उत्तर 6 फेज मोटर होता है। 6 फेज मोटर का फेज विस्थापन जो है 60 डिग्री होता है। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार है, जैसे कि इंडक्शन मोटर यानी प्रेरण मोटर के लिए स्वपरिणामित प्रवर्तन विधि यानी ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड का मुख्य लाभ है। सही उत्तर मोटर प्रवर्धन धारा की समान मात्रा के लिए यह कम लाइन धारा का उपयोग करती है।
जैसा कि प्रेरण मोटर के लिए स्वपरिणामित्र प्रवर्तन विधि मोटर प्रवर्तन धारा की समान मात्रा के लिए या कम लाइन धारा का उपयोग करती है। अगला प्रश्न, एक इंडक्शन मोटर जहां प्राथमिक वाइंडिंग स्थिर होती है लेकिन द्वितीयक वाइंडिंग घूर्णन के लिए स्वतंत्र होती है, इसे डेड डैश के रूप में काम में लिया जाता है। सही उत्तर रोटेटिंग ट्रांसफार्मर होता है। देखते हैं, मैं आपको बता दूं, एक इंडक्शन मोटर जहां प्राथमिक वाइंडिंग स्थिर वाइंडिंग है लेकिन द्वितीयक वाइंडिंग घूर्णन के लिए स्वतंत्र होती है, ये रोटेटिंग ट्रांसफार्मर के रूप में काम में लिया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार ट्रांसफार्मर को द्वितीयक सिरा से लोड से जुड़ा होता है, उसी प्रकार तीन फेज इंडक्शन मोटर की द्वितीयक अप्रत्यक्ष रूप से न्यून प्रतिरोधी लोड से जुड़ी होती है। अगला प्रश्न, हमारा दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी मोटर एक इंडक्शन मोटर के समान है? सही उत्तर एसिंक्रोनस मोटर। निम्नलिखित में दिए गए एक इंडक्शन मोटर एसिंक्रोनस मोटर के समान होती है। एसिंक्रोनस मोटर की गति सिंक्रोनस मोटर की गति से कुछ अंश कम होती है। इसे अच्छी गति को स्लिप से परिभाषित करते हैं। अगला प्रश्न, तीन फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होती है? सही उत्तर 120 डिग्री फेज कोण द्वारा स्टेटर ऑफसेट वाइंडिंग के कारण होता है। चलिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर में चुंबकीय क्षेत्र घूमता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह घूमता नहीं है। स्टेटर के ऊपर वाइंडिंग तीन के गुणज में होती है, जो कि इसके बीच अंतर जो होता है 120 डिग्री का फेज अंतराल होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि फेज इंडक्शन मोटर यानी प्रेरण मोटर निम्नलिखित का कार्य करती है। सही उत्तर केवल एसी में कार्य करती है। इंडक्शन मोटर केवल एसी पर कार्य करती है।